शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर अगर ठीक है तभी आप कोई धर्म का कार्य भी तभी कर पाए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं युवाओं से कि वो जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। इस प्रकार के सिस्टम को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। देखते हैं कि बाहर के लोग यहाँ का काम ले रहे हैं अपनी कंपनीज बनाकर, चाहे वो ट्रैवलिंग एजेंसीज के माध्यम से, चाहे कैसे वो काम ले रहे हैं। लेकिन हमारा युवा जो है उस दृष्टि में अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आजकल एक और चीज़ है जिसने हमारे युवाओं को बहुत बुरी तरह से जकड़ के रखा है, वो है नशा। अगर आप देखोगे हिमाचल में, बिलासपुर, मंडी, आए दिन आप न्यूज़पेपर में चेक करोगे तो बहुत ही नशा, चिट्टा, ये सब के साथ लोग पकड़े जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्डिंग विजडम पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान जिनका नाम है श्री राजेंद्र गर्ग। इन्होंने घुमारवीं क्षेत्र के विकास के लिए जो योगदान दिया है वो किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। राजेंद्र गर्ग जी घुमारवीं क्षेत्र के पूर्व एमएलए और इसके अलावा वो खाद्य पूर्ति विभाग के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद। ठीक है सर, कैसे हो आप? बच्चे हैं, बढ़िया। ओके सर, इस पॉडकास्ट का नाम है अनफोल्डिंग विजडम। तो इसमें हम गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है शेयर करने के लिए, ताकि यंग जनरेशन उनसे उनके लेसन से सीख पाए अपनी लाइफ में और अच्छी चीज़ें कर सके, अच्छी वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसीलिए इसका नाम अनफोल्डिंग विजडम है। तो सर बताइए, आजकल क्या कर रहे हो आप, कैसी है लाइफ? आजकल हम तो राजनीतिक लोग हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं लगातार। जो भी हमारी पार्टी की गतिविधियां हैं उनको आगे बढ़ाते हैं और लोगों के साथ संपर्क करने का काम। आजकल जैसे बरसात है तो आपदा का काम जो प्रदेश के अंदर हो रहा है, आपदा का कहर, तो उसके लिए भी लोगों को राहत दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। ओके तो सर, एज अ पॉलिटिशियन तो आपको बहुत लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बट मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे पूछना चाहती हूँ जो आई डोंट थिंक किसी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पता होंगी। सो शुरुआत करते हैं आपकी चाइल्डहुड से। तो आप मुझे बताओ कि आपका बचपन हिमाचल के गाँव में कैसा था, कैसे शुरुआत हुई आपके अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बचपन तो हमारा बिल्कुल ग्रामीण परिवेश का रहा है और किसानी हमारे परिवार का एक मुख्य कार्य था। तो पढ़ाई के साथ साथ स्कूल जब जाते थे तो उसके साथ साथ खेतों में भी घर के सदस्यों के साथ जो भी पेरेंट्स के आदेश होते थे उनका पालन करना पड़ता था, तो करते थे और पढ़ाई भी करते थे और खेतों में भी काम करते थे। और उसके बाद स्कूलिंग जैसे ही हमारी पूरी हुई, स्कूल के बाद हम कॉलेज गए और कॉलेज में हम फिर विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए। उसके पहले हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए, वहाँ स्वयंसेवक बने और संघ की शाखा में जाना शुरू किया था। तो सर आपका कॉलेज कौन सा? यही कॉलेज हमारे समय तो बिलासपुर ही कॉलेज होता था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ठीक है। जो आज पीजी कॉलेज है। तो वहीं पढ़ाई भी की और पढ़ाई के साथ साथ फिर संगठन में भी आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे, छात्र आंदोलनों में भाग लेते रहे। तो सर आपका मैंने पढ़ा है कि आपने मास्टर्स बॉटनी में करी। बॉटनी में। तो सर कैसे रुझान गया आपका साइंस से पॉलिटिक्स में? जस्ट बिकॉज आपने आरएसएस अर्ली स्टेज पे ज्वाइन किया था, तो धीरे धीरे वैसे हुआ या फिर पहले से ही सोचा था आपने? नहीं, पहले से कुछ नहीं सोचा था, ये तो कुछ नेचुरल वे में ही होता रहा।
पढ़ाई के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हम छात्र संगठन एबीवीपी के साथ जुड़े और पहले आरएसएस के साथ जुड़े और उन गतिविधियों में लगातार हम पढ़ाई के साथ साथ भाग लेते रहे, क्योंकि ये सब एक गैर राजनीतिक संगठन है, क्योंकि उनका राजनीति में कोई दखल अंदाज नहीं होता था जी। और समाज सेवा की भावना से उन संगठनों के साथ हम जुड़े रहे और अपनी पढ़ाई करने के बाद फिर हमने अपने जीवन के लगभग 10 वर्ष जो है पूरी तरह से संगठन के लिए ही समर्पित किए। तो सर, जब आपने अपनी जीवन के 10 वर्ष समर्पित किए आरएसएस को, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है हमारी लाइफ का जब हम यंग होते हैं। तो आपकी फैमिली का क्या था इसमें सपोर्ट, रिएक्शन? फैमिली तो घर में माता पिता और बाकी सब लोग जब उनको पता लगा कि हमने घर बार छोड़कर जो है बाहर चले गए हैं संगठन के काम के लिए, तो स्वाभाविक रूप से जो पेरेंट्स की चिंता होती है वो तो होती ही थी और उनका दबाव और गुस्सा, नाराज़गी, हर चीज़ को सहन करते हुए हमने, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था वो एक समाज के प्रति और देश के प्रति एक व्यक्ति को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए, क्योंकि जिस समाज से हम लेते हैं, जिस समाज से हम सीखते हैं, उस समाज में जो जब राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई ऐसी बातें आती जिससे जो देश को, देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो उसके लिए कुछ लोगों को जब निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें हमें भी अपना रोल अदा करना चाहिए। इस भावना के साथ हमने संगठन के साथ, संगठन में रहकर पूरी तरह से काम किया। तो जब किसी ऐसे, क्योंकि पढ़ना लिखना, नौकरी करना और अपना घर बार बसाना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जी, नेचुरल प्रोसेस है, यही सोच है। लेकिन इससे हटकर कुछ अब होता ही है कि घर बार माता पिता ने अपने पैसे खर्च करके जैसे तैसे खून पसीना बहाकर उन्होंने भी अपने बच्चे को अगर पढ़ाया लिखाया है और आगे बढ़ाया है, उच्च शिक्षा भी प्राप्त की है, और उसके बाद वो सब कुछ छोड़कर बाहर चला जाए तो स्वाभाविक रूप से उसका कष्ट तो होता ही है। लेकिन हमारे जो संस्कार हमें संगठन से मिले कि माता और भारत माता, माँ जिसने जन्म दिया उसकी चिंता तो करनी ही है उसके प्रति, लेकिन जो बड़ी माँ है, जो सबकी माँ है, भारत माता, उस भारत माता के ऊपर जब कोई संकट आता है तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। इस भाव के साथ जो देश के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ, राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बनी हैं, लगातार चलिए, कभी आतंकवाद, कभी अलग राज्य की मांग, कभी कुछ, कभी समाज में विघटन की बातें, जो विदेशी षड्यंत्र जो देश को, समाज को तोड़ने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से लगे हुए, उन सब का सामना करने के लिए अपना पूरा का पूरा समय समाज को एकजुट करने के लिए, और विशेषकर छात्र शक्ति जो है, क्योंकि ये ऐसी एक अवस्था होती है, किसी भी देश के इतिहास को देखेंगे तो जहाँ अगर कोई परिवर्तन आया है तो स्टूडेंट्स के कारण ही आया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करके और उनको देशभक्ति में लगाना, नहीं तो क्या होता है कि कॉलेज में जाने वाला बच्चा जो है एक फ्री माइंड होता है और उसको तरह तरह के वहाँ प्रलोभन बनाते हैं और कहीं ना कहीं वो इधर उधर भटक जाता है, और उससे उन सब के जीवन को बचाने के लिए सही दिशा में उन बच्चों को लगाना। इसके लिए हमने जो बड़ा लक्ष्य था, भारत माता का लक्ष्य जो है, उसकी चिंता करना। अगर वो भारत माता सुरक्षित रहेगी तो सबकी माताएं, अपनी अपनी माताएं, वो भी सुरक्षित रहेगी। अगर भारत माता ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस भाव को लेकर हमने संगठन के अंदर काम किया। 88 से लेकर 96 तक जो है मध्य प्रदेश के अंदर काम किया, और उसके बाद पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बिगड़ी जिसके कारण हमको वापस आना पड़ा, और फिर यहाँ
अपने काम धंधे में लगे, जैसे सब बाकी सब लोग करते हैं अपने अपने व्यवसाय के लिए, तो सब व्यवसाय शुरू किया। तो फिर जब आप वहाँ से वापस आए तो आपने कोई अपना व्यवसाय शुरू किया? हाँ, यहाँ मैंने व्यवसाय शुरू किया। यहाँ मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन का होलसेल का काम शुरू किया था और काफ़ी पीक पर वो काम गया था। तो उसके बाद फिर एकाएक हमको राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए संगठन के आदेश हुए। फिर भारतीय जनता पार्टी में हम 2006 से जो है भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। सर आपने कुछ समय के लिए एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया है किसी न्यूज़पेपर पब्लिकेशन? व्यवसाय के साथ साथ मैंने 2000 से 2006 तक जो है दैनिक भास्कर के यहाँ स्थानीय संवाददाता के रूप में काम किया है। जी। फिर जब राजनीतिक क्षेत्र में चले गए तो उसको हमको फिर छोड़ना पड़ा। ओके, तो जितना मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि आपके अंदर एक निस्वार्थ देश की सेवा की भावना थी, शुरू से ही थी, तो चीज़ें एक चीज़ दूसरी चीज़ की तरफ लेके आप इवेंचुअली पॉलिटिक्स में आ गए। मतलब ये आपका कोई बहुत शुरू का प्लान नहीं था कि मुझे आना है, ये खुद ही होता रहा। ये सारा अनप्लान्ड था, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आने की हमारी कोई योजना नहीं थी। यहाँ तक देखिए कि 1996 में तो जब मैं वापस आया तो उसके बाद लगभग मैं 10 साल घर पर ही रहा अपने काम में। अच्छा। यानी अगर राजनीतिक क्षेत्र में जाने की इच्छा या ललक होती या आकर्षण होता तो मैं तुरंत उसी समय जो है राजनीतिक क्षेत्र में चला जाता। जी। लेकिन मैंने सामाजिक क्षेत्र को ही चुना। आने के बाद संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम शुरू किया यहाँ। उसके साथ अपनी जो भी सेवाएं थी मैं यथाशक्ति देता रहा और अपना काम व्यवसाय भी साथ में करता रहा और साथ में पत्रकारिता भी करते रहे। लेकिन अचानक फिर बीजेपी में हमको जाने के लिए कहा गया, कुछ दायित्व दिया प्रदेश का, तो उसमें फिर उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम कर रहा हूँ। तो सर आपको लोगों का इतना प्यार मिला जब आपने फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा, आपको इसका पहले से अंदाज़ा था या फिर जब आपको इतना लोगों ने सपोर्ट किया तब आपको पता लगा कि लोग इतना चाहते हैं आपको? क्योंकि आप पहली बार भी भारी मतों से आप काफ़ी आपने वोट्स हासिल किए थे जब आपने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था घुमारवीं क्षेत्र के लिए। मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था 2012 में, तो उस समय मैं चुनाव हार गया था कुछ मतों से। और फिर दूसरी बार जब इलेक्शन लड़ा तो पार्टी ने टिकट दिया तो 10,435 वोटों से जीता था। जी। तो उसका कारण ये है कि लोगों के बीच में हम सक्रिय रहे, एक्टिव रहे और लोगों की समस्याओं को उठाते रहे, लोगों का जो काम थे उनको करवाते रहे, छोटे मोटे काम जो भी हमारे सामने आते रहे उनके साथ लोगों के साथ जुड़े रहे। और जब पार्टी ने टिकट दिया तो फिर अच्छी जीत भी दर्ज की। ठीक है, तो सही ये बातें तो पॉलिटिक्स की हो गई। अभी एक चीज़ कुछ चीज़ें और हैं जो मुझे पूछनी है आपसे। जैसे लोगों किसी से भी आप पूछिए ग्राउंड लेवल पे अगर आपके बारे में तो वो एक ही बात कहते हैं कि वो बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है, बहुत ही ज़मीन से जुड़े इंसान हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। तो आपकी कोई आपका ये जो नेचर है, कोई आप स्पिरिचुअल चीज़ें फॉलो करते हो या कोई आपकी लाइफ लेसन्स हैं जो आप फॉलो करते हो और अभी तक आपके जीवन वैसा ही है, इतने ऊंचे स्तर पे जाने के बाद भी आप लोगों से बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बात करते हो, बिल्कुल आराम से शांति से उनकी सारी बातें समस्याएं सुनते हो, तो आपका क्या एक लाइफ रूटीन रही है शुरू से? कोई स्पिरिचुअलिटी को आप फॉलो करते हो या कोई बुक रीडिंग या ऐसी कोई चीज़ें जो आप पर्सनल लेवल पे करते हो ये चीज़ मेंटेन रखने के लिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कितना ग्राउंडेड हूँ और लोग क्या सोचते हैं, लेकिन संगठन के जो आरएसएस के एबीवीपी के जो संस्कार काम करते करते
हमको मिले और जिसमें एक सामाजिक पीड़ा जो एक तत्व है, उस सामाजिक पीड़ा हमारे मन में शुरू से, जब से संगठन में से जुड़े तब से हमारे मन में सामाजिक पीड़ा रही है कि छोटे से छोटे व्यक्ति, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, उसकी चिंता करना, उसके साथ नज़दीक से रहना और उसको साथ लेकर काम करना, ये सब संगठन का ही संस्कार है। और वो संस्कार स्वाभाविक रूप से काम करते करते और बड़े हमारे जो पदाधिकारी है, अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के जीवन चरित्र से सीख कर ही हमको ये सब इस प्रकार से की कार्यपद्धति से काम करने का जो है वो हम कर पाए हैं, जो भी जितना भी कर पाते हैं। लेकिन हमारे जो संगठन के संस्कार है उनका ही इसमें बड़ा महत्व है। और दूसरी परिवार के संस्कार भी ऐसे ही। हमारा परिवार जो है, परिवार में भी ऐसे ही सबकी इज्जत करना, सबका मान सम्मान करना, ये एक स्वाभाविक हमारे परिवार का भी एक जो है वो संस्कार है। अब वो संस्कार हम में भी हैं और आगे संगठन के भी हमारे संस्कार वैसे ही हैं। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या कहना है कि स्पिरिचुअल बिलीफ्स हैं आपके कुछ, कि भगवान से किसी को कितने लेवल तक जुड़े रहना चाहिए, इन सब चीज़ों को अगर अवॉइड करना हो, या क्या एक ऐसा रास्ता है जिससे अपनी लाइफ में हम अपने लक्ष्य की ओर जाएं, मतलब इन अ पॉजिटिव वे? जैसे आजकल आप देखो कितना नशा और ये सारी चीज़ें चली हुई है, हमारा युवा जो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे समाज की, वही अपनी दिशा से विमुख हो रहा है नशे की वजह से या और भी किसी भी चीज़ों की वजह से। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, कि आपके कोई स्पिरिचुअल बिलीफ्स हैं, खुद आप फॉलो करते हो? निश्चित रूप से स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत आवश्यक है और उसके कारण ही व्यक्ति स्टेबल हो सकता है। कहीं ना कहीं अपना जो जीवन है व्यक्ति का, वो व्यक्ति का जीवन ईश्वर प्रदत्त है और ईश्वर प्रदत्त होने के कारण कई बार व्यक्ति जो है जब थोड़ा सा उसको सुख सुविधा मिल जाती है तो थोड़ा वो ईश्वर से भी, इस प्रकार की भावनाओं से भी ऊपर उठने लग जाता है कि नहीं, ये तो मेरी किस्मत है, मुझे मिला है, जो भी है। लेकिन भगवान के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, प्रकृति के प्रति जो भावना है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना व्यक्ति की कंसंट्रेशन जो है वो संभव नहीं है। चाहे हो भक्ति मार्ग हो, चाहे वो योग का मार्ग हो, कोई भी ऐसा मार्ग हो, वो अपनाना बहुत आवश्यक है। और उसके कारण व्यक्ति की जो दिनचर्या है, वो दिनचर्या भी जो है वो स्टेबल बनती है। अगर ऐसे ही अफलातून होकर चलते रहेंगे तो एक समय आएगा कि व्यक्ति को पता नहीं लगेगा कि मुझे कहाँ जाना है और कैसे चलना है। इसलिए विशेषकर युवाओं से मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ समय अपने लिए, स्वयं के लिए, अपनी दिनचर्या से आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना निकाल सकते हैं, अपने अपने इष्ट देव के सामने बैठकर और अपना ध्यान लगाकर जो है, और उसके पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इष्ट देव के सामने बैठने से पहले व्यक्ति जो है, युवा जो है, अपने शरीर का भी ध्यान रखे। तो कम से कम योग अभ्यास या फिर अन्य प्रकार की कोई फिजिकल एक्सरसाइज, ये बहुत आवश्यक है। इसको अगर छोड़ देंगे,
क्योंकि शरीर ही सभी बातों का माध्यम है। मेरे पास कितना धन होगा, मेरे पास कितनी बुद्धि होगी, मेरे पास कितनी सुविधाएं होगी, उनका उपयोग तभी है जब मेरा शरीर ठीक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर अगर ठीक है तभी आप कोई धर्म का कार्य भी तभी कर पाएंगे। तो इसलिए शरीर को ठीक रखते हुए और भगवान के आगे बैठकर जो है अपना ध्यान लगाकर जो है ये युवाओं को अपने संस्कार में डालना चाहिए आज से। तब आगे चलकर आपका परिवार होगा, उस परिवार को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे और स्वयं भी ठीक रहेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी ये बहुत आवश्यक है। आजकल के युवा अपना बिल्कुल इंटरेस्ट खो रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए। इंटरेस्ट खो रहे से ज़्यादा उनका सिस्टम से बिलीफ उठ रहा है। माने कि उनको लगता है कि सब लोग सेम ही कर रहे हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनको सिस्टम में बिलीव रखना होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा युवा भी ज्वाइन करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर राजनीति को अपना कोई कैरियर बनाने के लिए आए, मैंने कैरियर बनाना है राजनीति, यानी एक प्रोफेशन या कुछ कमाने के लिए अगर हम राजनीति में जाने की सोचें तब तो वो गलत है। लेकिन एक सोच को लेकर, एक लक्ष्य को लेकर, एक टारगेट को लेकर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में कहीं भी कोई जाना चाहता है तो जाना चाहिए और युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। और युवाओं को भी इसमें क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना गया है। और लोकतंत्र जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही चलेगा। अब ये सब कहे कि राजनीति गंदी है, राजनीति गंदी है, राजनीति गंदी है, तो कौन राजनीति में जाएगा? तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? तो लोकतंत्र को चलाने के लिए अच्छे लोगों को आगे आने की जरूरत है। केवल हम घर में बैठकर आलोचना करते रहेंगे और हम अपना योगदान नहीं देंगे, ये भी जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़कर ही वो सब कुछ होगा। लेकिन सही दिशा में जो काम चल रहा है उसको सही दिशा में उसको प्रोत्साहन देना और जो गलत चल रहा है उसको विरोध करना, ये डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी का जैसे हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है नेशन फर्स्ट, देश पहले, पार्टी बाद में और उसके बाद बाकी लोग। तो अब ये लंबी बात है, यहाँ का कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, लेकिन जो छोटी सी बात है मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया, क्योंकि नेशन फर्स्ट का मतलब देश ही सर्वोपरि है। अगर देश ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा, देश ठीक नहीं होगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर देश विदेशी हाथों में खेलता रहा, उनको पहचानने वाले और उनका तिरस्कार करने के लिए उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, तो ऐसी शक्तियां भी हैं जो देश को तोड़ रही हैं। लेकिन देश को बचाने के लिए पूरी ताकत उसी में लगानी, ये तभी होगा संभव जब अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे। और जो पार्टियां अच्छा काम कर रही हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हैं चाहे प्रदेश स्तर की होगी, जो अच्छे लोग हैं वो अगर उनमें शामिल होंगे तो फिर नेचुरली रूप से अच्छे लोगों का लोकतंत्र में प्रभाव बढ़ेगा। तो इसलिए युवाओं से भी हम ये कहना चाहते हैं कि उनको राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में के साथ साथ
अगर हम ये आवश्यक नहीं है कि चुनाव लड़कर ही आगे बढ़ेंगे, अपनी भूमिका हम देश के लिए उसके अलावा भी निभा सकते हैं संगठन के माध्यम से। और अच्छी चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए एक सामाजिक दबाव बनाने के लिए, सरकारों के ऊपर दबाव बनाने के लिए, अगर कोई सरकार गलत कर रही है तो उसको रोकने के लिए सामाजिक जो है अंकुश बहुत जरूरी है। अगर सामाजिक अंकुश नहीं होगा और सरकारें निरंकुश होती जाएंगी, इसलिए अच्छे लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। केवल ये कहकर कि राजनीति गंदी है, राजनीति गंदी है, ऐसा कहकर अगर तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? जी। लोकतंत्र को चलाने के लिए, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को विशेषकर आगे आना चाहिए। और युवाओं में चाहे वो युवतियां हैं चाहे युवक हैं, सबको आगे आने की आवश्यकता है। जी। तो सर, जैसे आपने बात करी कि युवाओं को आना चाहिए, उनको प्रोत्साहित किया आपने, और बहुत सारे देशों में यंगस्टर्स, काफ़ी लोग पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स में हैं, बट जब हमारे देश की बात करी जाए तो बहुत ही कम यंग लीडर्स आप देखोगे, भारत देश की बात की जाए तो। लेकिन ये तो सेकंड चीज़ है, ये तो कोई इंसान तब सोच सकता है जब वो मेंटली अवेयर हो अपने चारों तरफ से। लेकिन आजकल एक और चीज़ है जिसने हमारे युवाओं को बहुत बुरी तरह से जकड़ के रखा है, वो है नशा। अगर आप देखोगे हिमाचल में, बिलासपुर, मंडी, आए दिन आप न्यूज़पेपर में चेक करोगे तो बहुत ही नशा, चिट्टा, ये सब के साथ लोग पकड़े जाते हैं। तो ये एक बहुत ही सोचने का विषय है, क्योंकि यंगस्टर्स फाउंडेशन है हमारे प्रदेश की, देश की, अगर वो इस ट्रैप में फंस रहे हैं तो वो पॉलिटिक्स के बारे में सोचना तो दूर की बात, वो खुद के बारे में भी सोच नहीं रहे, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे, और हमारा युवा एक बहुत ही दलदल में फंसता जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आप कुछ कैंपेन्स गवर्नमेंट इसके लिए कर रही है, या फिर इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है, स्पेशली हिमाचल में? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चैलेंज जो है, जो आज नशे की युवाओं में बढ़ गया है जो प्रवृत्ति, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। और इससे निपटने के लिए पूरे समाज को एकजुट होकर, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे अन्य हमारे महिला मंडल, युवक मंडल, ऐसे सब को मिलकर जो है इसके अगेंस्ट काम करने की आवश्यकता है। कर भी रहे हैं, लेकिन जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा काम बढ़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी, क्योंकि ये एक विदेशी षड्यंत्र है। ऑन एंड एवरेज 65% लोग भारत में युवा हैं काउंटिंग में, पूरी दुनिया के मुकाबले में बहुत बड़ा नंबर है। और इसलिए किसी भी देश को अगर तोड़ना है तो उसके भविष्य को बर्बाद कीजिए, अपने आप टूट जाएगा। जी। इसी टारगेट को लेकर कुछ विदेशी एजेंसीज जो हैं वो काम कर रही हैं, भारत में नशे की खेपें भेज रही हैं, और हमारे लोग लालच में आकर, पैसा कमाने के चक्कर में, और लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं। बहुत सारे किस्से हमारे यहाँ लोकल में भी हो गए, और युवा उसमें अपनी जान गंवा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। परिवारों के परिवार जो है वो खराब हो गए, घर में लड़ाई झगड़े, चोरी इत्यादि, ये सारी घटनाएं जो हैं चिट्टे के कारण जो है वो बढ़ गई है। लेकिन प्रयासरत सभी हैं कि इससे निजात मिले, उसके लिए सामाजिक प्रबोधन बराबर चला हुआ है। हम पार्टी की ओर से भी कर रहे हैं, अन्य संस्थाएं भी इसके विरोध में जो है वो काम कर रही हैं, ताकि जागरूकता आ सके, लोग इससे, युवा इससे बच सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। और मेरा युवाओं से यही कहना है, ये मेरा संदेश रहेगा कि इस चिट्टे जैसे नशे के धंधे में ना फंसते हुए अपने आप को
बचाने का प्रयास करें। दोस्ती दोस्ती में जो चिट्टे की लत लगाई जा रही है वो आगे चलकर परेशान कर रही है। इसलिए स्वयं को खेल के मैदान में उतारने का प्रयास करें अगर युवा, और उस दृष्टि से, अपनी शारीरिक दृष्टि से भी और अपना भविष्य बनाने के लिए भी जो है, और इन सारी जो ये जैसे नशा है अलग अलग प्रकार का, और विशेषकर जो ये चिट्टा है, इससे बचने के लिए यही एक बहुत रास्ता जो है जिसके कारण हमारा युवा जो है बच सकता है। सरकारी स्तर पर भी इसका प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकारी स्तर पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीच में चिट्टा तस्करों से मिले हुए हैं, वो भी अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं किससे। इसलिए बहुत सारी खामियां भी हैं, लेकिन समाज जब अगर जागृत होता है तो इससे निजात मिल सकती है, तभी संभव है। ठीक है। ओके सर, आपने अभी आरएसएस को मेंशन किया कि आपकी जो भी कोर वैल्यूज़ हैं वो वहाँ से बिल्डअप हुई है, क्योंकि आपने बहुत पहले से ज्वाइन किया था संघ को। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि आरएसएस क्या है, कैसे लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद उनको क्या कोर वैल्यूज़ मिलती हैं, कि आरएसएस क्या है और वहाँ पे क्या क्या आपकी कोर वैल्यूज़ सिखाई जाती है आपको। देखिए, ऐसा है कि आरएसएस जो है एक हिंदुओं का संगठन करने वाला एक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। स्वयं की प्रेरणा से, किसी के दबाव में नहीं, अपने मन से इस जो कठिन कार्य है, इस कठिन कार्य को स्वयंसेवक ने अपने आप चुना हुआ है। बहुत बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि हिंदुओं का संगठन करना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अब एक अलग मैटर है, अब यहाँ चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन हिंदुओं का संगठन करना ही आरएसएस का असली उद्देश्य है, हिंदुओं को जागृत करना, उनका संगठन करना, संगठित होकर रहे। और इसमें ज्वाइन करने के लिए किसी को कोई कहीं से कोई लिखकर लेने की आवश्यकता नहीं है। संघ की शाखाएं हर कस्बे में लगती हैं, सुबह शाम 1 घंटा, कहीं सुबह लगती है, कहीं शाम को लगती है। 1 घंटे की शाखा होती है, उसमें अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम जो हैं वो चलते हैं। वो कार्यक्रमों में भाग लेना, उन कार्यक्रमों से ही व्यक्ति को संस्कार मिलता है। तो इसलिए यहाँ कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने आरएसएस के प्रति ऐसा जहर उगल दिया है इस देश के अंदर कि आरएसएस जो है, कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर सामाजिक संगठन कोई है आज की तारीख में जो निस्वार्थ भाव से काम करता है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। और आज जो लाखों करोड़ों युवा जो हमारे चिट्टे या अन्य नशों से अगर बचे हैं, तो उसके पीछे संघ की ताकत ही खड़ी है, संघ का संस्कार ही खड़ा है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को, भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके किसी प्रकार का कोई ऐसी कोई व्यसन जिसके कारण बच्चे का भविष्य खराब हो, समाज को, घर को तकलीफ हो, उन पेरेंट्स को, सबको अपने बच्चों को आरएसएस में भेजना चाहिए, शाखा में। तभी बच्चे का विकास भी सही होगा और कुरुत इन सारी चीज़ों से भी बचकर रहेगा और बचाने के लिए भी आगे आएगा। जी, ठीक है। सर, आजकल हिमाचल, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि आप लोगों से मिल रहे हो, तो एक बहुत ही बड़ी आपदा से जूझ रहा है, और हर बार बरसातों में ये होता है कि बरसात की वजह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं, या फिर अपने घर परिवार, बच्चे, गाड़ियाँ, बहुत सा नुकसान होता है हिमाचल में हर बार, हर साल। ये कोई नई समस्या नहीं है कि इस साल हुआ, पिछले साल हुआ। और बहुत सारे लोग इसको कोरिलेट करते हैं
जो डेवलपमेंट हो रही है हमारी रोड्स की, कि जस्ट बिकॉज एवरी, या ओवर कंस्ट्रक्शन में भी टूरिज्म के पर्पज से या किसी भी कमर्शियल पर्पसेस की वजह से, तो इस वजह से लोगों को लगता है कि जब वो नेचर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ हो रही है तो ये चीज़ें अब ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। पहले, बहुत पहले इस लेवल की बाढ़ें, बादल फटना, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये तो बात सही है कि आजकल जो अब ये जैसे बादल फटने की जो घटना है, ये आम बात हो गई है। और एक ही रात में 7-7, 8-8 जगह बादल फटना और लैंडस्लाइड्स। सोए हुए लोग घरों समेत बह जाना, ये बहुत बड़ा एक यहाँ तबाही तो हो ही रही है। और इसके पीछे कारण कुछ तो ये भी आपने जैसे कहा कि जैसे नेचर। सड़कों का जो जाल बिछ रहा है, उसमें विस्फोटक वगैरह भी होते हैं, वो भी एक कारण है। लेकिन ऑल ओवर जो एक जलवायु में परिवर्तन हुआ है पूरी दुनिया में, उसका भी असर है। और हमारे जो पहाड़ी एरिया है, जहाँ चोटियाँ हैं, क्योंकि बादल फटने का कारण सड़क बनाना नहीं हो सकता। लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड तभी हो रहा है फिर जब इतनी, जहाँ बादल ही फट जाएगा तो वहाँ लैंडस्लाइड तो उसकी नेचुरल। गति भी इतनी होती है कि उसको देख भी नहीं सकते ठीक से। तो ये कुछ जलवायु का परिवर्तन है। और उन हाइट्स में होने की वजह से, जो स्थान ऐसे हैं जहाँ हाइट्स ज़्यादा हैं, वहाँ ये सब तबाही जो है हो रही है। सड़कें बनने के कारण ये ठीक है कि कुछ लैंडस्लाइड हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तबाही नहीं हो सकती, क्योंकि अब बादल फटा तो पानी की वजह से, और पानी नीचे आया तभी हो। और नीचे भी कुछ हलचल, पहले खुदाई वगैरह ये जैसे आप चर्चा कर रही हैं वो होती है, तो और थोड़ा ज़्यादा उसमें उसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है। लेकिन कुल मिलाकर ये प्रकृति का कहर है। अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या इसकी एक बहुत बड़ा, कोई बड़े स्तर पर सॉल्यूशन नहीं। अध्ययन करने की आवश्यकता है, तभी इन सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। ओके सर, लास्ट के कुछ सवाल। एज अ राजनीतिज्ञ लाइफ कैसी होती है? ऐसा है, जो भी कोई भी काम हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे खेतीबाड़ी का हो, चाहे जॉब का हो, जिस किसी काम में लग जाए, उसको मन लगा कर करें तो अच्छा ही होता है। पर कोई जॉब तो एक लिमिटेड टाइम रहता है ना, 9 to 5, ये टेन तो कुछ भी, बट राजनीतिज्ञ की तो नहीं है। राजनीतिज्ञ की जिंदगी टफ होती है, और उसका 24 आवर्स उसको अलर्ट रहना पड़ता है। और जैसे आज, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे आपके, जैसे लैंडस्लाइड हो गया, कुछ हो गया, कोई और प्राकृतिक घटना हो गई, तो सब पूरे समाज की अपेक्षा यही होती है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे पास पहुँचे, हमारा दुख जाने, सुने, हमारी क्या हेल्प हो सकती है, वो हेल्प उनके माध्यम से हो, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, या अन्य किसी और माध्यम से। तो स्वाभाविक रूप से है कि ये सारी घटनाएं, ये तो प्राकृतिक आपदाएं कुछ न कुछ पूरे यहाँ चलती रहती हैं समाज के अंदर। तो एक राजनीतिक से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, और विशेषकर जो चुनाव लड़ता है, उससे लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। उसको 24 आवर कहीं भी जाना पड़ सकता है, कहीं भी उपस्थित होना पड़ता है, भाग दौड़ी 24 घंटे की चली रहती है। तो लाइफ तो कठिन होती है, समाज को समर्पित, लेकिन समाज का दायित्व है, समाज के प्रति संवेदना भी होती है, तो उसके कारण जो है
वो प्रयास करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दुख में शामिल हो सकूं, सुख में शामिल हो सकूं। जी। और सर घुमारवीं के विकास के लिए अभी लास्ट के कुछ सालों में काफ़ी विकास हुआ भी है ओवरऑल देखा जाए तो, लेकिन आने वाले कुछ सालों में आप किस दृष्टि से देखते हो कि युवाओं के लिए क्या किया जा सकता है, स्पेशली फॉर देयर स्किल डेवलपमेंट? क्योंकि एक रोजगार का भी बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे प्रदेश में, बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जबकि आजकल का दौर ऐसा आ गया है कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो नो मैटर आपने कितनी पढ़ाई करी है, आपको जॉब ले पाना बहुत मुश्किल है। तो इसके बारे में कुछ आने वाले टाइम में आपके प्रपोज्ड चीज़ें हैं जो आप शेयर करना चाहोगे? प्रपोज चीज़ें तो अभी कुछ नहीं कह सकते, समय आने पर ही कही जा सकती हैं। तो लेकिन ये ठीक है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ती है स्वाभाविक रूप से। और हिमाचल प्रदेश के अंदर इतने बड़े स्कोप्स नहीं हैं कि सभी को जॉब मिल सके। और यहाँ तक कि अब जैसे अब अगर अपने इस क्षेत्र की बात करें हम, तो यहाँ हमारे आसपास कोई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है कि जहाँ युवा हमारे नज़दीक में किसी को नौकरी मिल सके किसी इंडस्ट्री में, छोटी बड़ी उसकी योग्यता के अनुसार। तो ये दिक्कत तो है, अगर उसको जाना पड़ता है तो फिर बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, चंडीगढ़ या बाहर कहीं नोएडा वगैरह ये वो दूर जाना पड़ता है। कठिनाई तो है, लेकिन स्किल की जहाँ आपने बात कही है तो स्किल के लिए यहाँ काफ़ी, जैसे ITIs वगैरह का तो काफ़ी यहाँ समावेश हुआ है। तो बहुत सारी संख्या में लोग ITIs वगैरह करके निकल रहे हैं और उनको उनकी योग्यता के अनुसार जो है इंडस्ट्रीज में जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं वहाँ जॉब भी उनको मिल रहा है। और बहुत सारे लोग जो घर से बाहर नहीं जा सकते अपनी परिस्थितियों के कारण, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है। तो हमारे आसपास भी कोई ऐसा कोई अवसर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें दिक्कत यहाँ आती है कि हमारे यहाँ अभी तक रेल ना होने के कारण जो रॉ मटेरियल है, अगर यहाँ हम कोई इंडस्ट्री लगा दें तो उसके लिए रॉ मटेरियल हमको बाउंड्री से फिर यहाँ अलग से ट्रांसपोर्टेशन का काम पड़ता है, तो महंगा पड़ जाता है। तो यहाँ चीज़ कोई बनेगी लाकर बाहर से, फिर वो किसी को बेचेंगे तो और उसके कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ अभी तक इंडस्ट्री जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी बिलासपुर में जैसे रेल का काम पहुंच गया है और आगे भी बढ़ने वाला है, आगे भी काम शुरू हो गया है, तो 2-1 साल में बिलासपुर तक तो ट्रेन जो है ये आ जाएगी। और बीच में हमारी योजना है, हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी, आदरणीय नड्डा जी का, उनका प्लान है कि हमीरपुर और बिलासपुर को भी आपस में जोड़ा जाएगा। जब ये बेल्ट आपस में जुड़ जाएगी तो इस क्षेत्र में भी फिर हमको रॉ मटेरियल वगैरह लाने में सुविधा होगी, क्योंकि किराया कम होता है और ट्रकों में अगर बाउंड्री से आएगा सामान तो महंगा पड़ जाएगा फिर यहाँ आकर, इसलिए वो उसका उपयोग ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए जब तक रेल यहाँ नहीं आएगी तब तक दिक्कत होगी, इसलिए उसका काम चल रहा है, जल्दी ही उसका भी लाभ यहाँ मिलेगा। सर एक संदेश आप युवा को देना चाहोगे जो फाइट कर रहा है बेरोजगारी के लिए, उनके लिए कुछ? देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि ITIs पॉलिटेक्निक से तो हमारे लड़के यहाँ से ट्रेनिंग करके निकल ही रहे हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के ट्रेड्स हैं। और विशेष रूप से जो हिमाचल की परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि यहाँ के युवाओं को अपने दिमाग से एकदम से सरकारी नौकरी जो है ये इसका जो एक
भूत है कि सरकारी नौकरी लेनी, उसको निकालना पड़ेगा बाहर। जी। उसके लिए स्किल जो है, कोई ना कोई किसी प्रकार का आप में हुनर, और विशेषकर कंप्यूटर का जो कोर्स है उनके माध्यम से, जैसे आजकल हिमाचल प्रदेश के अंदर टूरिज्म का ये काम देश विदेश के साथ जुड़ा हुआ है, और ऐसे ही अनेक प्रकार के काम जो हैं वो हमारे युवा जो है वो अपनी वेबसाइट, अपने कंपनी बनाकर भी ऐसे टूरिज्म से जोड़कर जो है वो काम कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर के लोग यहाँ का काम ले रहे हैं अपनी कंपनीज बनाकर, चाहे वो ट्रैवलिंग एजेंसीज के माध्यम से, चाहे कैसे वो काम ले रहे हैं, लेकिन हमारा युवा जो है उस दृष्टि में अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारा युवा जो है हिमाचल का, वो छोटी छोटी बातों पर कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी उसमें छोटी छोटी जॉब ढूंढने के उसमें ही रहता है, लेकिन वो स्वयं अपनी एक जॉब देने वाला बने और लोगों को जॉब लेने की उसमें एक तमन्ना रहती है कि मेरी जॉब लग जाए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं युवाओं से कि वो जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। इस प्रकार के सिस्टम को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है, ताकि अपने को भी जॉब मिलेगी और 10 और लोगों को भी वो जॉब दिला सकते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान उनका, युवाओं को इस दृष्टि से मिलने, उनका भी सहयोग होगा प्रदेश के लिए। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। तो सर, अगर कोई युवा स्टार्टअप करना चाहे अपना, या कर रहे हो, तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड्स, ये चीज़ें, हेल्प मिलती है क्या? बिल्कुल, कोई भी अपना काम शुरू करते हैं, जैसे आजकल सोलर सिस्टम में काम करने की बहुत बड़े स्कोप हो गए हैं। सरकार की ओर से मोदी सरकार ने सोलर सिस्टम के अंदर इतना बड़ा कर दिया है कि अपने घर की बिजली तो फ्री होगी, जो आप अपने घर के रूफ टॉप पर जो बना रहे हैं बिजली, उसको सरकार खरीदेगी। तो आपका व्यवसाय भी हो गया, आपके घर की बिजली भी फ्री होगी, और उसमें जो है सब्सिडी है, और उस सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। और यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार थी, जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, तो उन्होंने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई थी। तो उसमें युवा, युवतियाँ, महिलाएं, सबके लिए सब्सिडी की व्यवस्था थी, और उसके तहत जो है अनेकों लोगों ने उसका लाभ भी लिया, अपने अपने काम शुरू किए और अपने पैरों पर खड़े हुए। ऐसा ही आज भी लगातार इस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना चलाई, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी डिपॉजिट मनी के, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको बैंक से ऋण मिल जाएगा। और उसका कई लोग लाभ उठाए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाने की आवश्यकता है, ताकि जो प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि वोकल फॉर लोकल, लोकल प्रोडक्ट है, लोकल लोगों का बनाई हुई चीज़। एक तो लोकल लोगों को, लोकल व्यक्ति अपने एरिया में कोई प्रोजेक्ट खड़ा करेगा तो उसमें 10-20 लोग और जोड़ेगा लोकल, और उस प्रोजेक्ट को हमारी लोकलिटी के लोगों को भावना ऐसी चाहिए कि हमने अगर साबुन लेना है तो हमारे फलाने गांव में, हमारे अपने गांव की, हमारी पंचायत की फलानी फैक्ट्री है, वहाँ से लेना है, वहाँ के द्वारा निर्मित है, उस प्रोडक्ट को खरीदना है। तो ये वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल प्रोडक्ट के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही इंसाइटफुल चीज़ें शेयर करने के लिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।